शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज हम कृष्णा रिवर के मैप के बारे में स्टडी करेंगे। पिछला जो मैप था हमने गोदावरी रिवर के ऊपर देखा था। इस बार का मैप हम देखने वाले हैं कृष्णा रिवर से रिलेटेड। तो कृष्णा रिवर यहाँ पर इसकी मेन धारा को आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये कृष्णा रिवर है, ये वाली मेन धारा इस प्रकार से होती हुई ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को विसर्जित करती है। इसके अफवाह तंत्र को देखें तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं और पूरा जो इसका जल द्रोणी है आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। कई सारी इसकी मेन सहायक नदियाँ हैं जैसे कि तुंगभद्रा, ठीक है, ये तुंगभद्रा है ये वाली। इसके अलावा टुंगा, मालप्रभा और कृष्णा तो है ही ये, एक और है इसकी ये सहायक नदी भीमा। तो इस प्रकार से इसके मोटे मोटे तौर पर हमने कुछ सहायक नदियाँ देखें। कौन कौन से स्टेट में इसका अफवाह तंत्र है तो देखिए, ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही ये नदी निकली है एक झरने से, महाराष्ट्र। इसके बाद कर्नाटक का एरिया, तेलंगाना का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया, और फिर इस प्रकार से अपने पानी को ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इस नदी का जो सोर्स है वो महाबलेश्वर के निकट, महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक झरना है जो मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। ये नदी अपने उद्गम से मुहाने तक, जहाँ से निकली और जहाँ पर पानी गिराती है वहाँ तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 2,58,948 वर्ग किलोमीटर का है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलने के पहले विजयवाड़ा के समीप ये कई सारी शाखा में बढ़ जाती है तथा बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और विजयवाड़ा इसी नदी पर बसा हुआ है। कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कुछ जो सहायक नदियाँ हैं कृष्णा रिवर में अपने पानी को छोड़ती हैं। हैदराबाद मेन सिटी, वैसे ही यहाँ पर पुणे, मुंबई से लेकिन ये थोड़ी दूर पड़ती है। इसके अलावा कृष्णा रिवर के ऊपर कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, ठीक है, तो कृष्णा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक श्रीशैलम बांध और दूसरा है नागार्जुन पहाड़ी पर। इसकी सहायक नदियों के साथ कई झरने पाए गए हैं जैसे कि अथिपथल, पेद्दा डुकडू, गुंडम, चले सवारम झरने भी हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है सिंचाई और बिजली के हिसाब से। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं विजय दिवस से संबंधित। भारत विजय दिवस को भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत के रूप में स्वीकार करता है, जिसे स्वर्णिम विजय के नाम से भी हम जानते हैं, स्वर्णिम विजय वर्ष। इसी दिन भारत ने ऐतिहासिक रूप से युद्ध में जीत प्राप्त किया था, ठीक है। तो भारत के जो सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत का। इसी के चलते चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इस साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 52वीं वर्षगांठ है। 3 दिसंबर को युद्ध चालू हुआ था जब पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत मुक्ति वाहिनी को भारत के समर्थन के कारण 11 भारतीय एयरबेस पर हमला किया था। हिस्ट्री क्या रही है इसकी। भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ जो 13 दिनों तक जारी रहा था। इंदिरा गांधी उस टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करती थी और 16 दिसंबर को समाप्त हो गया ये युद्ध। पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों को भारत को सौंपा था, जिसे बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा। युद्ध ने पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश बनाकर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सबसे बड़ी जीतों में से एक थी जिसने भारत को क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में मान्यता प्रोवाइड करी थी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं
पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराना था। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान को युद्ध करना पड़ गया। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में पाकिस्तान को दो भाग में बांटा गया था। एक पूर्वी पाकिस्तान था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान मैन वाला था, जहां सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों क्षेत्र के बीच में भौगोलिक संपर्क नहीं है। एक इधर है, एक उधर है और बीच में भारत है। दूसरे नंबर की बात, सांस्कृतिक संघर्ष भी देखने को मिला। पूर्वी पाक के प्रशासन की लापरवाही भी एक प्रमुख चुनौती रही थी। 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाक की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना चालू कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा क्रूरतापूर्वक कार्यवाही की गई। वहीं भारत की भूमिका की यदि हम बात करें तो 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, ट्रेनिंग देने, हथियार बंद करने, आपूर्ति सलाह संबंधी कारणों से ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया था। फिर 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों, दो भाग में इसको बांटने का एक बेस ये बनाए थे कि ये लोग बंगाली बोलते थे, बंगाली बोलने वाले मुसलमान पूर्व की तरफ में रह गए, उर्दू वाले चले गए पश्चिम में। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला लिया था, और ये युद्ध चला था 13 दिनों के बाद। इसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अनंतिम सरकारों के बीच में, ठीक है, एक लिखित समझौता हुआ, जिसको बांग्लादेश देश मुक्ति जो युद्ध था वो समाप्त हो गया था। महत्व की यदि हम बात करें तो 51 साल पहले 16 दिसंबर को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य कर्मियों का आत्मसमर्पण था। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। विजय दिवस समारोह न केवल बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरे भारत में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो भारतीय सेना की जो भूमिका है युद्ध में, इसका क्या योगदान रहा है, उसको हम याद करते हैं और उसको ये दर्शाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, अंतरिक्ष में एक सर्कल देखा गया है, ठीक है। पिक्चर हम दिखा देते हैं आपको कि वो सर्किल कैसा दिख रहा है। ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में अध्ययन किया गया है कि ये किस रीजन से हो सकता है। तो ये आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन है ऑड रेडियो सर्किल का। यहाँ पर दो चीज़ें हम देखेंगे, एक तो सुपरनोवा विस्फोट और दूसरा देखेंगे विशाल ब्लैक होल से रिलेटेड। तो सुपरनोवा एक बड़ा विस्फोट होता है जो एक स्टार के जीवन चक्र के लास्ट में होता है। ये काफ़ी दुर्लभ, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे सूर्य के जीवन काल में विकिरण की तुलना में अधिक रोशनी के लिए बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। जो सुपरनोवा शब्द है लैटिन भाषा के जो नए नोवा और ऊपर सुपर के लिए आता है, क्योंकि सुपरनोवा रात के आसमान में नए सितारों के रूप में हमको दिखाई देता है। ये जो शब्द था 1931 में पहली बार वाल्टर और बेट फ्रिट्ज द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था। वहीं ब्लैक होल की यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष में ऐसी जगह, ठीक है, लगभग गैलेक्सी का जो सेंटर होता है, ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सी के सेंटर में विशाल होल रहता है। ब्लैक होल की एक खासियत है कि इसके अंदर से प्रकाश तक होकर के नहीं गुजर सकता है और अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं इसको ये अपने में समा दे जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लैक होल कैसा दिखता है हम इसकी कल्पना भर कर सकते हैं, उसको देखना काफ़ी मुश्किल है। अब न्यूज़ की यदि हम बात करें तो देखिए एक नया अध्ययन सामने आया है। अंतरिक्ष में गहरे रेडियो उत्सर्जन, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों के उत्सर्जन की घटना दिखाई दी है।
इसी के चलते चलते रहस्यमय धुंधला सर्किल हमें दिखा है। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण किया गया है, जिसे ऑड रेडियो सर्किल नाम दिया गया, शॉर्टकट में कहें तो ORC। हाल ही में कुछ अत्यधिक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय रेडियो का यूज करके इसका पता लगाया गया है। खगोलविदों ने, वैज्ञानिक लोगों ने इस सर्किल की पहचान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में स्क्वायर किलोमीटर एरे, भारत में विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ किया और नीदरलैंड में लो फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ करके किया है। इन वस्तुओं को केवल हम रेडियो में देख सकते हैं और विकिरण के किसी अन्य रूप में नहीं, रेडियो तरंगों के रूप में ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं 1 मिलियन प्रकाश वर्ष की हो सकती हैं, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 10 गुना बड़ी हैं। इस सर्किल को काफ़ी रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं को किसी भी पहले से ज्ञात खगोल भौतिकी घटना के माध्यम से हम नहीं समझ पाए हैं। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो सफ़ेद बौना तारा है ना, उसका विस्फोट हुआ है, इसी के चलते चलते ऐसी घटना घटित हुई है। इसकी बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मियोसिन एज से रिलेटेड। छिपकली और सांप के प्राप्त जीवाश्म से भारत के हिमाचल प्रदेश के हरित ल्यांगर में उत्तरार्धकाल के मियोसिन होमिनिड इलाके की जलवायु का संकेत मिलता है। मियोसिन की बात करें तो मियोसिन इज द फर्स्ट जियोलॉजिकल इपोच ऑफ द न्यूजीन पीरियड। इसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य न्यूतन युग। हमारी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक भूवैज्ञानिक युग है, जो आज से लगभग 2.303 करोड़ साल पहले चालू हुआ और 53.33 लाख साल पहले तक चला था। ये नियोजिन कल्प का आरंभिक युग था। इससे पहले पोलियोजिन कल्प का ओलिगोसिन युग और इसके बाद अतिनीतन युग का शुरुआत होती है। तो लगभग आज से 2.3 करोड़ साल पहले की ये घटना है, उसी के बारे में यहाँ से हमें कुछ संकेत मिलते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के हरितलांगर में उत्तरार्धकाल के मियोसिन होमिनिड इलाके में 91 लाख वर्ष पुराने छिपकली और सांपों के जीवाश्म अवशेषों को खोजे हैं, जो इस क्षेत्र में लगभग 15 से 18.5 डिग्री सेल्सियस के एवरेज वार्षिक तापमान के साथ क्षेत्र में एक मौसमी आर्द्र उपशुष्क जलवायु का संकेत देते हैं। अब भी इस इलाके में कुछ ऐसा ही हाल मिलता है। छिपकली और सांप की खास बात है कि ठंडे रक्त के सल्क वाले सरीसृप की कैटेगरी में इनको रखते हैं, जिनका क्षेत्र में वितरण, प्रचुरता, विविधता, टेम्परेचर और जलवायु जन्य अन्य परिस्थितियों पर ये लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं। इसी कारण से सल्क वाले जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, जिसको हम स्कामेट कहते हैं, को व्यापक रूप से पिछली जलवायु, मतलब विशेष रूप से परिवेश के तापमान के उत्कृष्ट संकेतक के रूप में हमने पहचाना है। इसके बाद पहले हम महत्वपूर्ण खबर देखने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आई है। आधार कार्ड को यदि इलेक्टोरल आईडी के साथ में ऐड कराना है, लिंक कराना है, तो ये वॉलंटरी, मतलब आपकी मर्जी के ऊपर है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहना है रिजिजू का। टर्मिंग द एक्सरसाइज टू लिंक आधार विद इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड इज वॉलंटरी, ऐसा कहना है लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का ऑन फ्राइडे टोल्ड द लोकसभा दैट पीपल हु डू नॉट लिंक देयर आधार विद इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड विल नॉट बी स्ट्रक ऑफ द वोटर्स लिस्ट। ऐसा नहीं है कि अब आपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाए हैं तो आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, वायनाड से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। राइस फेस्टिवल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर क्लाइमेट को
रेजिस्टेंस क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप का यूज़ किया जा रहा है, मतलब क्लाइमेट से संबंधित जो आपदाएं आती हैं, कभी बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, कभी पानी नहीं गिर रहा है, तो ऐसी फसलों को यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है जो उसको सोख सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसमें बताया जाता है एट ए टाइम व्हेन क्लाइमेट वेजेरीज, मतलब क्लाइमेट को लेकर के जो गंभीर हैं, आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू फार्मिंग in the country. A Kerala-based organization named Thanal has embarked on a unique conservation experiment, planting 300 climate-resistant varieties of traditional rice on 1.5 acre of land at its agroecology center in Panna Valley in Wayanad district. तो यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि किस प्रकार से हमारे देश में क्लाइमेट एक कितना बड़ा खतरा हो गया था। केरला पे आधारित एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम रखा गया है थानल। इसने काम किया है यूनिक कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट। कब से शुरू कर दिया था? यहाँ पर इम्बार्क्ड वर्ड यहाँ है जिसका मतलब होता है शुरू करना। इसने प्लांट किया था 300 क्लाइमेट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस। पहले से जो चावल बोया जा रहा था, पहले से जो धान बोई जा रही थी, उसकी 300 ट्रेडिशनल वेराइटीज़ बोई गई हैं लगभग 1.5 एकड़ में। वायनाड डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये चालू हुआ था 12 दिसंबर को, जिसका नाम है, जगह का नाम है थनाल। इसने पब्लिक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था कि आप एक्सपीरियंस करिए उनकी इनिशिएटिव को, लॉन्चिंग 21 जत्रे या फिर फेस्टिवल ऑफ राइस इन ट्राइबल पार्लेंस। अब आप देखेंगे इस प्रकार का जो आयोजन जब किया जाता है तो बहुत सारे फार्मर्स, रिसर्चर, एनवायरमेंटलिस्ट और स्टूडेंट यहाँ आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में, जो कंक्लूड होने वाला, समाप्त होने वाला संडे को। इस प्रकार की जो इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य है हमें पीपुल्स को सेंसिटाइज करना, उन्हें संवेदनशील बनाना है टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्रॉप। लोग अपनी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स पहले बोया करते थे, पहले जो प्रजातियाँ बोई जाती थी, उनके प्रति हमें संवेदनशील बनाना है। हमें नई नई प्रजातियों की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी रहती है कि वो हार्श क्लाइमेट कंडीशन में भी खड़े रहेंगे। क्लाइमेट में यदि चेंज हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो भी आपकी फसलों को नुकसान उतना नहीं होगा। तो ये जो थैनल है ये ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है एनुअल राइस फील्ड वीक सिंस 2012 से ही सालाना राइस फील्ड वीक का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग एंड को क्रिएशन नॉलेज होता है बिटवीन ट्राइबल फार्मर्स एंड एक्सपर्ट लोग जो ट्राइबल फार्मर्स हैं उनके साथ में नॉलेज शेयरिंग करते हैं, क्या कमियां हैं, कैसे वो लोग खेती करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातों के यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। बताया जा रहा है वी लॉन्च द राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक। लॉन्चिंग की गई थी राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक आरबीडी की, कहाँ पर? पना वैली, अंडर द सेव अवर राइस कैंपेन 2009 में। इस कैंपेन के अंतर्गत राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक की स्थापना करी गई थी। यहाँ पर 30 वैरायटी थी उस समय चावल की, और आज के टाइम में ये बढ़ कर के कितनी हो गई हैं? 300 वैरायटी हो गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी शोधें ऐसी हुई हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो कई सारी ट्रेडिशनल राइस की वैरायटीज़ हैं, स्पेशली हम ब्लैक राइस की वैरायटी की बात कर रही हैं, और ऑलरेडी रिच इन मिनरल्स, उसमें कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि जिंक, आयरन और भी अन्य न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व। तो गवर्नमेंट आज के टाइम में ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है कि सप्लाई किया जाए फोर्टिफाइड राइस बाय आर्टिफिशियली एडिंग मिनरल्स। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल तौर से चावल में मिनरल्स को ऐड किया जाएगा, न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाएगा, और हाइब्रिड राइस बनाने के चक्कर में है अब गवर्नमेंट।
इसके बाद केरला से देख लेते हैं। केरला में कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रोवाइड किया जाएगा, और टोटल जो इनकी संख्या है 17 हो गई है। तो जीआई टैग से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं। जीआई टैग, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। ये उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, उसकी स्पेशल क्वालिटी, उसकी स्पेशल पहचान के आधार पर प्रोवाइड किया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए ज़रूरी है कि उत्पाद का उत्पादन या फिर प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहां के लिए जीआई टैग लिया जा रहा है। भारत में जीआई टैग को किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान करने के लिए मिलता है। कई बार जीआई टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या फिर उत्पादों के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बासमती चावल। जीआई टैग के अंतर्गत बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने सारे राज्यों का अधिकार है। वही यदि हम बात करें, भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे कि महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पोट्री, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा कितना फेमस है, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना, हिमाचल प्रदेश का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल और उड़ीसा की कंधमाल हल्दी। जीआई टैग के रेगुलेशन की यदि हम बात करें तो औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण या फिर बचाव के लिए जीआई टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के रूप में शामिल किया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग का रेगुलेशन विश्व व्यापार संगठन करता है। भारत में जीआई टैग का रेगुलेशन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता। 1999 में कानून बनाया गया था। तो जो वस्तुओं के भौगोलिक सूचक है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 15 सितंबर 2003 से इसको लागू किया गया। किसी को भी यदि चाहिए जीआई टैग तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा चेन्नई में स्थित जीआई डेटाबेस। एक बार जीआई टैग का अधिकार मिल जाने के बाद 10 सालों तक जीआई टैग मान्य होते हैं। इसके बाद इनको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। कई सारे इसके लाभ हैं, जैसे कि कानूनी संरक्षण मिल जाता है उस चीज़ को। इसके साथ साथ में उसका जो अनधिकृत मिसयूज़ है उस पर भी अंकुश लगाया जाता है उस चीज़ का। वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है, रेट भी अच्छा खासा मिलेगा और वर्ल्ड लेवल पर उनको पहचान मिल जाती। भारत भर में तो वो चीज़ें फेमस होती ही जाती हैं। इसके साथ साथ में उस चीज़ को निर्यात करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो ये तो थी जीआई टैग से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब इसमें हम देख लेते हैं केरला से रिलेटेड कौन कौन से उत्पाद हैं। 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं केरला के जिनको ग्रांट मिल गई है जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। अट्टापड्डी अट्टुकुम्बू आवरा, जिसको बीन्स कहते हैं, ठीक है। अट्टापड्डी थुबारा रेड ग्राम, और मतलब कि यदि हम इसको देखें ना तो हिंदी में कौन कौन से नाम हो रहे हैं, तो एक हो गई बीन्स और दूसरा हो गई अटापड्डी थुबारू रेड ग्राम मतलब लाल चना। फिर इसके बाद ओनाट टुकरा एलू, ओनाट टुकरा एलू ये है सीसेमी, सीसेमी मतलब होता है तिल। इसके बाद गार्लिक को मिला है, गार्लिक मतलब लहसुन है, क्या नाम है, कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली, बड़े कठिन कठिन नाम है यहाँ पर। इसके बाद स्नैप मेलन, स्नैप तरबूज है, इसका नाम है कोडुंगल्लूर पोट्टुविलारी, ठीक है। इनको रजिस्टर्ड किया गया है जीआई के अंतर्गत। द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट imparted by the agroclimatic condition of the geographical area of their production are the basis for getting GI, ठीक है।
यूनिक फीचर है इन प्रोडक्ट में। इसके साथ साथ में एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में ही ये पार्टिकुलर जलवायु में ही उगते हैं, इस क्षेत्र में ही उगते हैं, इसलिए इनको जीआई टैग मिला है। पलक्कड़ के जो अट्टापडी क्षेत्र में खेती की जाने वाली अट्टापडी अटुकोम्बू आवारा बकरी के सींग की तरह मुड़ी हुई है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है। तो अन्य जो बीन्स की तुलना में इसकी एंथियोसानिन सामग्री तने और फलों में बैंगनी रंग प्रोवाइड करती है। इसकी कुछ खास बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। वो जो बीन्स है किस प्रकार से मुड़ी रहती बकरी के सींग जैसी। और भी कुछ कुछ खास बात बताई जाती हैं, जैसे कि गार्लिक के जो प्रोडक्ट हैं अदर एरिया के, और इस एरिया की जो गार्लिक है कंथलूर वट्टावाड़ा एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये पड़ता है देवीकुलम ब्लॉक पंचायत, कहाँ पर, इडुक्की। इसमें शामिल है हायर अमाउंट ऑफ सल्फाइड, इसके अलावा फ्लेवोनॉइड एंड प्रोटीन, इसी के चलते चलते इसको जीआई टैग मिला है। वहीं हम ओनाटुकारा इल्लू की बात करें, और इसका जो ऑयल है ये फेमस है फॉर इट्स यूनिक हेल्थ बेनिफिट, रिलेटिवली हायर एंटीऑक्साइड कंटेंट। फेमस क्यों है ये? एंटीऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। ओनाटुकारा इल्लू ये हेल्प करता है फाइटिंग द फ्री रेडिकल्स विच डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल। ठीक है, तो ये जो ओनाटुकारा इल्लू है ये हमारी बॉडी को, हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उससे फाइटिंग करने में मदद करता है, और ये जो रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी सेल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। अब इसके बाद नंबर आ जाता है किसका? लहसुन तो हो गया, इसके अलावा तेल की भी हमने बात कर ली, और एक और यहाँ पर चीज़ है स्नैप तरबूज की, ठीक है, जो कि प्यास बुझाने के लिए बेहतरीन है। अब जो नवीनतम 5 जीआई टैग हैं, इन सब को मिला दें तो केरला के पास में टोटल हो गए हैं 17 जीआई एग्रीकल्चर टैग। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है, हिमाचल के हट्टी समुदाय को एसटी की सूची में जोड़ने से रिलेटेड।